लोगों को, सभी सीनियर्स को और अपने सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। अभी मैंने इस पेज पर अपना परिचय भी मैं नहीं दे पाया था। मेरा नाम अष्टानंद पाठक है और मैं मूलतः देवरिया का हूँ। देवरिया में मेरा गांव है। पकड़ी वीरभद्र का रहने वाला हूँ मैं और सारी शिक्षा दीक्षा मेरी गांव में ही हुई है। केवल हायर एजुकेशन के लिए एमएड के पढ़ाई के लिए मैं अपने गांव से बाहर निकला, गोरखपुर आया मैं। इसके अलावा मेरी सारी शिक्षा दीक्षा घर पे रहकर हुई है और गांव में ही रह कर के हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूर्णतः एक गांव का ही मैं प्रोडक्ट हूं। जो भी हूं, जैसा भी हूं, जहां तक भी आया हूं, एक गांव का प्रोडक्ट हूं मैं। अपनी मैं प्राथमिक शिक्षा मैंने गांव से की है और 11th-12th मैंने देवरिया से किया है। स्नातक मैंने बीएससी मैंने बायोलॉजी से किया है बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से। मैंने बीएड भी वहीं से किया है। बीएड के बाद फिर मैंने एमएड गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया 2006 में। और एमएड के बाद मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद 1.5 वर्ष मैंने अध्यापन भी किया है बीएड डिपार्टमेंट में। लेकिन चूंकि बचपन से एक सपना था सिविल सर्विस में जाने का, आईएएस बनने का एक चार्म था कि आईएएस की परीक्षा पास करेंगे, आईएएस बनेंगे। तो फिर उसकी तैयारी के लिए हम दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर के हमने तैयारी किया और अभी वर्तमान में मैं उत्तर रेलवे में डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर के पद पर अभी तैनात हूँ। ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है, लेकिन सबसे बड़ा परिचय यही है कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और पूर्व छात्र हूँ। और एक जो इमोशनल कनेक्ट अपने पूर्वांचल से, अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के लोगों से जो है, वही मेरा अपना परिचय है। अभी भी वही लोग मेरे सबसे ज़्यादा करीब मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं और मुझे आज इस पेज पर बोलने का जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आभारी हूं। आलोक जी का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट किया। साथियों, आज जिस विषय पर मुझे बोलने को कहा गया है वो विषय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हिंदी माध्यम और प्रतियोगी परीक्षाएं, यह आज का विषय है जिस पर मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। मुझे यह विषय चैलेंजिंग इसलिए लगता है कि आज मैं भारत सरकार का एक पार्ट हूं, मैं उस सिस्टम का एक अंग हूं। लेकिन माध्यम को लेकर के और भारत में जो हिंदी समेत जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, अच्छा, मेरी एक विनती यह है कि जब भी मैं हिंदी की बात कहूं तो अब चूंकि मेरा एक विजन पूरे नेशनल लेवल का हो चुका है, ट्रेनिंग में हर जगह के लोग मेरे साथ जुड़े रहे, हर जगह के लोग आए, तेलुगु बोलने वाले लोग आए, तमिल आए, मलयालम बोलने वाले आए, पूर्वोत्तर के भी लोग आए। तो जब मैं हिंदी कहूं तो उसको हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाएं समझा जाए। तो अपने देश में अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें, मैं डेटा ज्यादा बोल के बोझिल नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं शुरुआती एक थोड़ा सा आपको एक समझ बनाने के लिए मैं कहना चाहता हूं। इस देश में 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वह ऐसी है जो हिंदी बोल सकती है, लिख सकती है, समझ सकती है। उसके बाद अगर भाषाओं में बोलने, समझने, लिखने का कहा जाए तो उसके बाद आता है बंगाली, बांग्ला। बांग्ला के बाद अगर कहें तो तीसरे नंबर पे आता है मराठी। मराठी के बाद तेलुगु, तमिल और उसके बाद गुजराती। ये जनसंख्या जो बोलती है, जो भाषाएं प्रयोग करती है, ये भारत में उन भाषाओं को बोलने वालों का परसेंटेज है। आप में से कितने लोगों का अंदाजा है कि भारत में अंग्रेजी बोलने, समझने, लिखने, मतलब भाषा जानने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं सब टाइटल के साथ पिक्चर देख लेता हूं हॉलीवुड की तो मैं अंग्रेजी कहूं कि नहीं, मैं तो अंग्रेजी माध्यम वाला हूं। ऐसा तो है नहीं। कितने अंग्रेजी भाषा जानने का मतलब है कि हम जिस भाषा में सोचते हैं, हम जिस भाषा में बोलते हैं, हम जिस भाषा में लिखते हैं। तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी जिनकी भाषा है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 0.03% लोग भारत में ऐसे हैं जो कि
अंग्रेजी भाषी हैं। अंग्रेजी भाषी मतलब सोचना, बोलना, समझना, लिखना, चारों चीजें। मात्र 0.03, थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन भारत में अंग्रेजी माध्यम से आईएएस और पीसीएस बनने वाले लोग, और अब वो धीरे धीरे और भी परीक्षाओं में जा रहा है। आईएएस की परीक्षा में, जो देश की सर्वोच्च परीक्षा है, ये परीक्षा इसलिए परिकल्पना की गई थी जिसमें लोग जाएंगे और देश की पॉलिसी बनाएंगे, देश की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। उनमें हिंदी भाषी लोगों का प्रतिशत क्या है, उसमें भारतीय भाषाओं को बोलने वाले का प्रतिशत क्या है, ठीक उल्टा है। उसमें अब ऐसे ही चला, 2012 में 26 लोग सेलेक्ट हुए थे 1000 के रिजल्ट में, 1000 नहीं 1100 के रिजल्ट में। इस बार जो अभी आईएएस का रिजल्ट आया है, आखिरी जो परिणाम आया है, उसमें हिंदी माध्यम का जो टॉपर है, मतलब हिंदी माध्यम से जो सबसे ऊपर है, वो 317वीं रैंक पे है। 316 317 ऐसे कुछ रैंक आई है। और कुल संख्या अगर आप गिन लेंगे तो वह 30-35, 20-30-35 इतना ही एवरेज रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हम किस तरह का हम समाज का निर्माण हम कर रहे हैं, हम किस तरह की ब्यूरोक्रेसी का निर्माण कर रहे हैं, हम किस प्रकार का, भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, भारत में जितनी समस्याएं हैं, हमारे यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, करप्शन है, और एक शिकायत रहती है कि प्रशासन संवेदनहीन रहता है, प्रशासन जो है लोगों को समझ नहीं पाता है, लोगों की असंवेदनशीलता है, पुलिस में आपके रिफॉर्म्स की बात की जाती है। तमाम भारत की समस्याएं हैं और उसके दुनिया भर के कारण भी बताए जाते हैं। मैं हमेशा, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं, कि भारत की तमाम समस्याओं की जड़ में एक समस्या ये भी है कि भारत में भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा है, भारत में ही रहने वाली बहुसंख्यक आबादी जो भाषा बोलती है, समझती है, लिखती है, उन लोगों का परसेंटेज और उन लोगों की भागीदारी, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे जुडिशरी हो, उसमें कितना है। अगर अपने ही देश के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को समझने वाले और उनको सोचने वाले, समझने वाले और लिखने वाले लोग अगर उन सेवाओं में नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन भाषाओं के लोगों का कष्ट समझेगा कौन। आप अपनी दवाई की पर्ची नहीं पढ़ सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं और डॉक्टर RX बनाकर उसके नीचे जो लिखना शुरू करता है, आपकी डायग्नोसिस, आपको सर दर्द है कि पेट में दर्द है कि आपको क्या क्या, उसमें सीटी स्कैन में आपके क्या रिपोर्ट आया है, भारत के कितने प्रतिशत लोग हैं, आप उत्तर भारत में हिंदी भाषी प्रदेशों में कितने लोग ऐसे हैं जो उस पर्ची को पढ़ के समझ सकते हैं। वो डॉक्टर की लिखावट वाला अलग मुद्दा है, उस पर नहीं जा रहा हूं कि वो लिखाई ऐसा जाता है कि बहुत नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर मान लीजिए साफ साफ लिखा भी हो तो कितने प्रतिशत लोग उस पर्ची को समझ पाएंगे। गांव में खसरा, खतौनी, खेत मेड़ का दुनिया भर का झगड़ा रोज होता है। कई लोगों के ग्रीवांसेस अपने रहते हैं जिसके चलते वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट के न्याय, जुडिशरी के सारी जो है जो जजमेंट आते हैं, जो वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, कितने प्रतिशत लोग हैं जो कोर्ट में अपने ही किए हुए मुकदमे का पढ़ के समझ सकते हैं कि जज ने क्या लिखा है। जिस देश में अपनी दवा की पर्ची ना पढ़ पाए मरीज, जिस देश में जुडिशरी आपके ही खेत मेड़ का क्या डिसीजन आया है, उस खेत मेड़ का डिसीजन आप नहीं पढ़ के समझ सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भारत के दुनिया भर की तमाम तरह की समस्याएं जो हैं, उस समस्या की जड़ में सबसे बड़ी समस्या है जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, अंग्रेजी भाषा। मैं अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि आप जो है जिस देश अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व हुआ कैसे, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा तो भारत में ब्रिटिशर्स लेकर आए, अंग्रेज लोग लेकर के आए, क्योंकि वो उनकी भाषा थी, वो उसमें सहज थे। आपके यहाँ के जितने भी काम की चीजें थी उसका उन्होंने अनुवाद अंग्रेजी में करा करके उसको पढ़ा, समझा, हमारे सारे पुरातन ग्रंथों को उन्होंने किया, सबको जो है समझने के लिए कि आपके देश का कल्चर क्या है,
जो उर्दू में लिटरेचर था उसको भी उन्होंने अंग्रेजी में किया, संस्कृत लिटरेचर के जो थे उसको भी उन्होंने अंग्रेजी में किया, आपको समझ लिया आपकी भाषा से। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर क्या थोपा गया? आपके ऊपर थोपी गई अंग्रेजी। आपकी मूल भाषाओं को दबाया गया। आपके यहां केवल अंग्रेजों के आने से पहले सारी वर्नाकुलर भाषाओं में, देशी भाषाओं में विद्यालय हुआ करते थे। जितने भी पाठशालाएं होती थीं, अंग्रेजों ने ही लिखा था कि जितनी भारत में वर्नाकुलर स्कूल्स थे, जितने गांव देहातों में जो शिक्षा का जो स्वरूप था, जो माध्यम था, वो सारी वर्नाकुलर भाषाओं में था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने उन सारी वर्नाकुलर भाषाओं को सिस्टमेटिक ढंग से खत्म किया। मैकाले का सेंटेंस आपने पढ़ा ही होगा। मैकाले ने क्या कहा था? मैकाले ने कहा था कि आपके पूरे जितने भारत का साहित्य है, वो सारा साहित्य लंदन के लाइब्रेरी की एक अलमारी के एक उसमें रैक में रखी हुई किताबों के बराबर है। कितना बड़ा ये धूर्त रिमार्क है, इसको मैं कहूंगा कितना धूर्त रिमार्क है। क्योंकि इस रिमार्क का पर्पज ये है कि इस रिमार्क का पर्पज आपको ग्लानि महसूस कराना है। आपको ये आपके अंदर से ये फीलिंग लाना है कि हम तो बड़े दरिद्र लोग हैं, हम तो बड़े वैचारिक तौर पे हम लोग तो बड़े उजाड़ लोग हैं, और यही लोग हैं जो अच्छी भाषाएं बोलते हैं, जो अच्छी संस्कृति है इनकी, वही हमें आकर के सुधारेंगे। व्हाइट्स मैन्स बर्डन थियरी आपने पढ़ी होगी। श्वेत लोगों का कर्तव्य है, इनको यीशु ने जीसस क्राइस्ट ने उनको आदेश दिया है कि ये जाकर के हम काले लोगों को सुधारें। तो उन्होंने अंग्रेजी को सिस्टमेटिक ढंग से भारत में एस्टेब्लिश किया और भारतीय भाषाओं को सिस्टमेटिक ढंग से बाहर खत्म किया। उसका पर्पस था, उस समय अंग्रेजों ने जो कॉर्नवालिस ने जो सिविल सेवाएं शुरू की, कॉर्नवालिस ने जो सिविल सर्विस शुरू की, उस सिविल सर्विस में स्ट्रिक्टली वो यहीं के अपने इंग्लैंड को ही लोगों को लेना चाहता था। रूलर्स जो हैं, शासक जो हैं, वो अंग्रेज ही होने चाहिए। बाद में बड़ी देश में आंदोलन हुए, तमाम जो है सिविल सेवाओं के लिए भी आंदोलन हुए। तो उसमें क्या हुआ? निचले स्तर पे क्लर्क, लिपिक और इन छोटे छोटे कामों के लिए भारतीयों को लिया जाने लगा। लेकिन उच्च पदों पर हमेशा अंग्रेज ही बिठाए गए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो रेलवे का कोई बड़ा अधिकारी हो, सारे अंग्रेज बैठाए गए। क्योंकि शासक और शासित का अंतर वहां पर जरूरी था। शासक वर्ग वो है जो अंग्रेजी बोलेगा, जो अंग्रेजी समझेगा, उसकी एक अलग भाषा है, उसका एक अलग कल्चर है। शासित वो है जो उसको ऐसे ही उस भाषा में हैंडीकैप्ड फील करे अपने आप को, और उन चीजों को केवल वो जो कहा जाए उसको वो फॉलो करे। और उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से आपके यहां के चीजों को खत्म कर दिया है। चलिए ठीक है, हमारे यहां स्वतंत्रता आंदोलन चला, हमारे लोगों ने शहादत दी, महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और भारत को आजाद कराया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे विचारों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो उसमें आजाद भारत कैसा होगा, आजाद भारत कैसा होगा, इसको भी लेकर के लगातार चर्चा लोगों में चिंता का बनी रही कि आजाद भारत में कैसा इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, आजाद भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, आजाद भारत की जो है धर्म पे इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। साथ साथ भाषा को लेकर के भी ये विचारधारा लगातार चर्चा परिचर्चा चलती रही। और आपको याद होगा, चाहे वो हिंदू नेता हो, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, सबने एक सुर में कहा कि हमें हिंदी को एक लिंगुआ फ्रैंका, मतलब एक अक्रॉस द कंट्री, एक जो कम्युनिकेशन का जरिया है उसके रूप में स्वीकार करना चाहिए। लोगों ने स्वीकार किया, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो। महात्मा गांधी जी ने 1935 में कहा था कि अंग्रेजी कभी हमारी राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती। महात्मा गांधी जी का आप कहीं चेक कर लीजिएगा, उन्होंने कहा था, शायद नागपुर में कहा था 1935 में, कि अंग्रेजी कभी भारत की राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती। और लोगों को अगर कोई भाषा जोड़ सकती है, लोगों को अगर कोई भाषा बांध सकती है, चाहे एकता के सूत्र में, चाहे किसी भी चीज में, तो वो है हिंदी। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भारत 1947 में आजाद हो गया, 1950 में जब हमने पूरी तरह से अपना संविधान लागू कर दिया, तो हमारा आजादी के समय का वो संकल्प कहां चला गया। हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे देश के जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उनको हो क्या गया, कहां गई वो भारतीय भाषाएं।
कहां गई वो हिंदी? अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप अंग्रेजों के गुलाम हैं और नीति कोई और तय करता है और सारी चीजें कोई और करते हैं। हम आज भी अंग्रेजी को उसी फॉर्म में, और मैं शायद कहूं तो आप सहमत हो या ना हो कि शायद अंग्रेजों से भी ज्यादा भयंकर फॉर्म में हमने अंग्रेजी को शासक और शासित वर्ग की भाषा में फिर से हम ले आए हैं। अब क्या जरूरत है? अब क्या मजबूरी है हमारी? अब कौन सा गोरा और कौन से काले का राज कर? अब कौन से गोरे लोग हैं जिनको शासन करना है और कौन से काले लोग हैं जिनके ऊपर शासन होना है? अब शासक और राजा और प्रजा का भेद क्यों रखना है? अब तो सारे हम काले लोग हैं, अब तो सारे भारतीय हैं। अब वो भेद क्यों रखा गया है? भारतीय संविधान सभा की जो भारत के किसी भी अगर मौलिक सवाल, चाहे संप्रदाय को लेकर के, चाहे धर्म को लेकर के, जाति पर लेकर के, अगर कोई भी आपके मन में सवाल आए तो मैं बार बार एक चीज रेफर करता हूं कि संविधान सभा में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितने दिन जो बहस चली थी संसद में कि भारत का संविधान क्या होगा, हमारा भारत कैसा होगा, उसकी सारी बहसों को उठा करके आप पढ़ लिया करिए। सारा अवेलेबल है, वो हार्ड बाउंड हार्ड कॉपी भी उसकी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उन सारी बहसों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि उसमें यह पता चलेगा कि लोग जिन्होंने भारत का संविधान बनाया बैठ करके, जिन्होंने भारत, भविष्य का भारत कैसा होगा जिन्होंने डिसाइड किया, वो क्या सोच करके, वो क्या सोचते थे। उसमें भाषाओं को लेकर के सभी ने एक सुर में कहा। आप भारतीय संविधान के भाग 17 में जाइए, भाग 17 में अनुच्छेद 351 पढ़िए। अनुच्छेद 351 यह साफ साफ कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहे कि भैया अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 351 में कहा गया कि जो संघ होगा, भारत जो संघ होगा, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, और सिर्फ प्रसार न बढ़ाए, वह भारत इस तरह से प्रसार बढ़ाए जिससे कि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को भी अभिव्यक्त कर सके। कहने का अर्थ क्या है? भारत के सामाजिक संस्कृति मतलब विभिन्न धर्मों, जातियों, विभिन्न बोलियों और उन सारी चीजों के बीच में एक सामाजिक कल्चर, एक उनका जो है एक समन्वय स्थापित करे। मतलब भारत के जितनी भी बोलियां हैं, भारत की जितनी भाषाएं हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को एक राजभाषा, राष्ट्रभाषा का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन उससे आपको यह हिंट जरूर पता चल जाएगा कि उनके दिल में कहीं न कहीं हिंदी के लिए एक राष्ट्रभाषा का दर्जा था। अनुच्छेद 351 को आजादी के 70 सालों बाद भी हम लोग क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? कहां खोट है? क्या चीज है? क्या दिक्कत है? तमाम तरह की विचारधाराओं की सरकारें आती हैं, हर तरह के लोगों को आपने आजमा लिया। हर सरकार आई, हर सरकार गई, हर प्रकार की सरकार गई, दक्षिणपंथी सरकार गई, वामपंथी सरकार गई, न्यूट्रल सरकार गई, सारी सरकारें गई, और हम तो वहीं के वहीं हैं। इस मामले में वहीं के वहीं नहीं हैं, और ज्यादा रसातल में जा रहे हैं। सिविल सेवाओं से भारतीय भाषाएं, हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाएं खत्म होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस जो कि राज्य सेवा परीक्षा है, राज्य सेवा परीक्षा में भी आप पिछले 2-4 सालों के रिजल्ट उठाकर देखिए, प्योरली विशुद्ध हिंदी भाषी प्रदेश, जहां पर मुझे लगता है 0.001% भी अंग्रेजी भाषी नहीं होगा, वहां भी अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगी लगातार रसातल में जा रहे हैं। क्या समस्या है? कहां दिक्कत आई? मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे लिए विषय कठिन है, समस्या मुझे पता है, लेकिन मैं एक सिस्टम का पार्ट हूं, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सवाल जरूर उठा सकता हूं जिस पे आप जरूर सोचें। मुझे तो लगता है कि समस्या क्या है, एक अकबर इलाहाबादी का शेर है, मैं वही कहूंगा तो शायद आपको समस्या की जड़ में आप पहुंच सकें। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा है कि तालीम का जोर इतना और तहजीब का शोर कितना, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर कितना, और ये 2 लाइनें आखिरी ध्यान दीजिएगा, बरकत फिर भी नहीं होती, नियत की ही खराबी है। मैं फिर से कहूंगा कि तालीम का शोर इतना, तहजीब का शोर कितना, नहीं सॉरी, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर कितना, बरकत फिर भी नहीं होती, नियत की ही खराबी है।
हम कहीं न कहीं आजाद तो हो गए, लेकिन उस मानसिकता से आजाद नहीं हो पाए। हम उसके लिए एफर्ट नहीं कर पाए। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत में भारतीय संविधान दुनिया भर के वही सभी संविधानों की अच्छी बातें लेकर के बना हुआ है। बिल्कुल एग्री करता हूं, एकदम सही बात है। दुनिया की सारी अच्छी बातें लेकर के हमने शामिल किया इसको और हमने अपना संविधान बनाया। दुनिया की सारी बातों को तो ले लिया, भारत कहां छूट गया? असली भारत कहां छूट गया? अमित शर्मा जी ने लिखा है कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी को कोई राज्य मान्यता नहीं दे रहा है, तो फिर हिंदी को राजभाषा कैसे कहा जाए? देखिए अमित जी, मैंने शुरुआत में ही एक विनती की थी आपसे, सबसे किया था कि मैं जब हिंदी कह रहा हूं तो सिर्फ हिंदी नहीं कह रहा हूं, मैं समस्त भारतीय भाषाएं कह रहा हूं। मैं जब आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पे गया तो मुझे अपने तेलुगु माध्यम से भी देने वाले लड़के पहुंचे जो 2-4 सेलेक्ट होते हैं, तमिल माध्यम से भी लोग पहुंचे, और उनका कष्ट हमारे ही जैसा है, उनका भी कष्ट हमारे जैसा है। पंजाबी लैंग्वेज से, गुरमुखी लिपि से जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, गुरमुखी लिपि लिखते हैं, पंजाबी जो लिखते हैं, पंजाब में बुजुर्गों को बड़ी चिंता है कि पंजाबी विलुप्त ना हो जाए। यह समस्या केवल हिंदी की नहीं है। आपने जो विषय रखा कि वो पूरे सब भारत के लोग माने, वो दूसरी चीज है। पहले तो हमें सभी भारतीय भाषाओं को तो पहले लेवल पे ले आए। पहले सभी भारतीय भाषाओं के लोग तो सेवाओं में ऊपर जाके बैठे। तेलुगु माध्यम वाला भी तो विदेश सचिव बनना चाहिए। हिंदी माध्यम वाला भी तो शशांक जी विदेश सचिव बने तो हिंदी माध्यम के थे। अभी जो रिजल्ट आ रहा है, 317वीं रैंक वाला लड़का जब हिंदी में टॉप कर रहा है, तो आपको लगता है कि अगले इस तरह का ट्रेंड रहा तो अगले 50 सालों में भारत का कोई विदेश सचिव हिंदी माध्यम वाला बनेगा, तेलुगु माध्यम वाला बनेगा, तमिल माध्यम वाला बनेगा? किसी कीमत पर नहीं बनेगा। तो सवाल यह है कि जब भारत आजाद है और भारत की जो रियलिटी है भाषा के माध्यम में वो कुछ और है, देशी भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, हमारा भारत अभी भी गांव में रहता है, शहरों में रहने वाले लोग भी अभी भी उस तरह के अंग्रेज पूरी तरह से नहीं हुए हैं, तो फिर ये अंग्रेजी का बर्डन क्यों है हमारे ऊपर? फिर ये हमारे लिए नियम कानून बनाने वाले और नियम कानून का पालन करवाने लोगों में 100% अंग्रेजी वाले लोग कहां से आ रहे हैं? देखिए, ये समस्या ऐसे नहीं है कि हम लोग इसको आधे घंटे में 1 घंटे में हम लोग बोलें और समाधान निकल जाए। लेकिन चूंकि ये सवाल ऐसा है जिससे हम लोग पूर्वांचल के, गोरखपुर विश्वविद्यालय के लोग हैं, सारे लोग गांव से जुड़े हुए हैं, तो ये समस्या कहीं ना कहीं सबको पीड़ित करती है। अगर आप गांव में पढ़े, आपने बीएड एमएड वहीं से कर लिया लोकल गोरखपुर से, और अगर आप कहीं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक लग गए, अगर आप यूपी पुलिस में दरोगा बन गए, अगर आप कहीं वहीं कहीं लोकल किसी बैंक में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आपको मेरे जो दर्द है, ये दर्द समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन गलती से भी अगर आपने सिविल सेवाओं में आपने प्रवेश कर लिया लड़ भिड़ करके किसी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि आप इस देश में प्राथमिक स्तर के नागरिक हैं कि 2M दर्जे के नागरिक हैं। मैं विषय से भटकना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपना एक बहुत निजी एक दर्द शेयर करना चाहता हूं। हम लोग कहते हैं ना, भारत में एक दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, दलित हैं, जैसे अपने यहां जातिगत भेदभाव के चलते कुछ लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए और उनके साथ भेदभाव हुए और वो लोग पिछड़ गए, फिर वो उनको उत्थान के लिए हम जो है हम संविधान में आरक्षण हम लेकर के आए। उस आरक्षण के बाद से उनमें काफी तरक्की हुई। लेकिन मैं जब सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में गया, जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया जहां की 95% अंग्रेजी वाले हैं और 5% में सारे देशी भाषाओं, सारे देशज भाषाओं वाले लोग हैं, तब मुझे दलित और पिछड़ा वर्ग की एक नई डिफिनेशन भी समझ में आई। मुझे लगा कि दलित और पिछड़ा केवल कास्ट बेस्ड ही नहीं होता है, कास्ट बेस्ड होता है, लेकिन केवल कास्ट बेस्ड नहीं होता है। तथा कथित अगर आप उच्च वर्ग के भी हैं, सो कॉल्ड, जो जातियों के आधार पर आपने डिसाइड अपने प्राचीन भारत में लोग करते रहे हैं, तथा कथित उच्च वर्ग के भी हैं, और अगर आप सिविल सेवा में गए और वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे
तो आपको भी दलित वाली ही फीलिंग आएगी और आप उस कष्ट को समझ पाएंगे जो एक सामाजिक रूप से जातिगत आधार पर पिछड़ा व्यक्ति भी समझता है। और वह आपको पिछड़ेपन की फीलिंग भाषा के आधार पर होती है। अगर आप साउथ में कहीं ट्रेनिंग करने गए, आपको उस कैंपस में घुसने के बाद से शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक आपको हिंदी नाम की चिड़िया कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्लास में सारी की सारी क्लासेस अंग्रेजी में होंगी और हमारे जैसे लोग, जो हम लोग जितने लोग हैं जो 5वीं 6वीं कक्षा से ABCD पढ़ना शुरू करते हैं और किसी तरह से लड़ भिड़ करके हम लोग हिंदी माध्यम से जाकर के सिविल सेवाओं में जाते हैं, वहां जाकर के जो गिल्टी फीलिंग होती है, जो अपराध बोध आपके मन में फील होता है, मैं उसको बता नहीं सकता और ना मैं उसको फिर से याद करना चाहता हूं। हम कितना भी अंग्रेजी सीख लें, हम कितनी भी इंग्लिश जान लें, हम इतना इंग्लिश नहीं जान सकते कि हमें पूरी क्लास में 1 घंटा हम लगातार बैठ करके अंग्रेजी सुन सकें और समझ सकें। वहां पर काइट फेस्टिवल होता है। अब काइट फेस्टिवल में पतंगे उड़ रहे हैं, पतंगा फहर रहा है, पतंगा उसको काटो इसको काटो। अरे कितना हम वहां बोलना चाहते हैं, करे उस पतंगा को काटो, वो पतंगा जो उधर फहरा रहा है, यार उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें हर चीज को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें? तो वहां पर आप मौन हो जाते हैं। अक्सर कई मौकों पर आप बोलना चाहते हैं, आपको कोई कल्चरल प्रोग्राम में कोई चीज बहुत अच्छी लगी, वहां आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन आप अगल बगल आपके लोग जो बैठे, जो इंग्लिश में कोई बात कर रहे हैं, आपको तारीफ भी करनी है, लेकिन आप फिर मौन रह जाते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं। तो वहां जाकर के पता चला कि पिछड़ेपन का दर्द क्या है और पिछड़ा होना कितना कष्टप्रद होता है। लगता ही नहीं था कि मैं किसी आजाद देश में ट्रेनिंग कर रहा हूं, लगता ही नहीं था कि भारत अभी आजाद हुआ है। मुझे वो फीलिंग आ गई कि भारत जब गुलाम रहा होगा तो उसमें कैसा माहौल रहता होगा। पूरी क्लास चलती रहती थी और हम लोग क्लास में 5 मिनट 10 मिनट संघर्ष करते थे, सुनने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे, फिर हम सो जाते थे और हमें फिर अगले दिन मेमो मिलता था कि आप क्लास में सोते हुए पाए गए। हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करें, हमें नींद आ जाएगी। आपको अगर कोई क्लास अगर ग्रीक लैटिन भाषा में, उसी जो अंग्रेजी वाले ही लोग हैं उनको किसी फराटेदार ग्रीक लैटिन और हिब्रू बोलने वाले भाषा वाले क्लास में बैठा दिया जाए तो क्या उनको नींद नहीं आ जाएगी? उनको भी नींद आ जाएगी। तो अपनी ट्रेनिंग में मुझे लगता है कि क्लास में सोते हुए पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मेमो मैंने रिसीव किया, और जो अंदर ग्लानि फील हुई पूरी पढ़ाई के दौरान, मुझे कभी अपनी पृष्ठभूमि पे ग्लानि नहीं फील हुई। पढ़ने के दौरान मैं हमेशा अच्छा रहा, हमेशा मैंने अपनी मेहनत की और उसका अपनी मेहनत का मुझे प्रशंसा मिली, मुझे अच्छे नंबर मिले। मैं टॉपर रहा अपने कॉलेज और BSc और उसमें B.Ed में। लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां जाकर के मुझे वही दलित और पिछड़ेपन जैसा जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसके सारे कष्टों का, सारे कष्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनके कष्ट और भी ज्यादा हैं, लेकिन उन कष्टों को थोड़ा सा अनुभूत करने का मुझे मौका मिला। तो सवाल यह है कि इस तरह का देश और इस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री हम बना किसके लिए रहे हैं? यह तो तब होना चाहिए था जब पूरे भारत में 100% जनसंख्या के लिए आपने अंग्रेजी माध्यम उपलब्ध करा दिया हो, जब गवर्नमेंट ने इंश्योर कर लिया हो कि भारत का आखिरी पायदान पर खड़ा बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, अंग्रेजी माध्यम में ही वो पढ़ता है, तब ये सब कंपल्सन लादा जाए। अगर हम ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए हैं, अभी भी गांव में एकल विद्यालय चलते हैं, प्राइमरी में हरिजन प्राथमिक पाठशालाओं में एक अध्यापक है और कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में अगर आपने ऊपर से ला करके अंग्रेजी ला दिया और अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया तो फिर मतलब सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से जितने लोग जुड़े होंगे उसमें से सारे लोग लगभग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और इस कष्ट को समझ रहे हैं। थोड़े बहुत 19-20 के अंतर के साथ सारे लोग लगभग एक ही बैकग्राउंड से आते होंगे। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि में कैसे होती है? मैं तो प्योरली गांव का पढ़ा हुआ हूं, पूरी तरह से मैं गांव का प्रोडक्ट हूं। मैं समझ रहा हूं, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि वहां की शिक्षा कैसी होती है। मतलब हम अंग्रेजी तो एक खौफ का नाम होता है।
धारा प्रवाह कोई अंग्रेजी बोल दे, अगर कोई अंग्रेजी में 4 लाइनें बोल दे तो वो तो हमारे लिए खौफ की बात होती थी। और गांव में तो हिंदी माध्यम से हम लोग सारी चीजें प्योरली हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं। और जो लोग गांव से पढ़े होंगे, शुद्ध विशुद्ध मेरी तरह गांव से पढ़े होंगे, उनको तो ये पता होगा कि शायद हम लोग हिंदी माध्यम से भी नहीं पढ़ते, हम लोग तो भोजपुरी माध्यम से पढ़ते हैं। हमारे गांव में जिस इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा था, 8वीं 9वीं 10वीं जब मैं पढ़ता था, तो हमारे गुरुजी लोग तो क्लास में भोजपुरी में बोलते थे। आप क्लास में आप बैठे हैं, क्लास से अगर आपका ध्यान भटक गया, आप लगे बाहर उधर खेत की तरफ देखने, तो गुरुजी क्या कहते थे? गुरुजी कहते थे कि ओनिया कहां देखा तड़े रे, तोर बाबूजी बने का ओनिया मार के ताल मलपटवा गड़ दे। जो लोग होंगे उनको पता होगा, गुरुजी ऐसे ही हड़काते थे, गुरुजी ऐसे ही डांटते थे। तो हम तो भोजपुरी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं, तो भोजपुरी माध्यम से पढ़े हुए लोगों को, अगर भोजपुरी माध्यम से पढ़ा हुआ आदमी अगर टारगेट रख लिया सिविल सर्विस का, तो उसको समझिए कि कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, और वो आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली बात हो जाएगी। अंग्रेजी न जानने से आपको कहां कठिनाई आती है? कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक मुझे कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि भोजपुरी और हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती थी, उसी माध्यम में लिखिए, अच्छे नंबर पाइए। फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल, 12th में मैंने बहुत अच्छे नंबर पाए विशुद्ध हिंदी माध्यम से। समस्या पहली बार समस्या आई जब मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी में मैंने बायोलॉजी ले लिया। बायोलॉजी में मैंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जब मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ना शुरू किया, तब मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि नहीं, अंग्रेजी का प्रभुत्व क्या होता है। कारण क्या है? जो लोग बीएससी किए होंगे वो जानते होंगे, पीके गुप्ता की एक किताब आती है जेनेटिक्स की, सबसे अच्छी किताब पीके गुप्ता की आती है। पीके गुप्ता की जेनेटिक्स आप हिंदी में ट्रांसलेशन वाली किताब उठाइए, और पीके गुप्ता की ओरिजिनल इंग्लिश वाली उठाइए, दोनों में देखिए जमीन आसमान का अंतर है। वह विशुद्ध अनुवाद जो हिंदी में होना चाहिए था, वह अनुवाद वाले एक ही राइटर ये मलपटवा गढ़ दे वाला जो, अच्छा बचपन से हम लोगों को गुरुजी ऐसा कहते थे कि मलपटवा तो गढ़ दे, लेकिन आज तक एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आया कि मलपटवा बोलते किसको है। बत्ता तूर दे, मलपटवा गढ़ दे, तो बत्ता तूर दे समझ में तो आवेला, लेकिन मलपटवा गढ़ ले गुरुजी लोग केकरा कहे वो हमारे नहीं समझ में आवेला। मलपटवा करके जान थी तो बताई, हमरा के बड़ा अच्छा लगी। एनीवेज, तो पीके गुप्ता की जेनेटिक्स को हिंदी में पढ़िए और पीके गुप्ता के ओरिजिनल इंग्लिश वाले को पढ़िए, आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगी, क्या क्वालिटी का डिफरेंस है। आप पीएस वर्मा की फिजियोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ लीजिए और उसी बुक को हिंदी में पढ़िए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि वहीं से कैसे मटेरियल सेकेंडरी टाइप का होता चला जाता है, कैसे वो सामग्री कैसे निचले स्तर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो पहली बार बीएससी में जाकर के अंग्रेजी और हिंदी के अंतर समझ में आया, उसका प्रभुत्व समझ में आया। एनीवेज, लेकिन फिर भी हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके किसी तरह से टूटी फूटी करके हिंदी में बाकी चीजें लिख करके, अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी लिख करके किसी तरह से काम चलाया। और मैं बीएससी का टॉपर हूं, मतलब उसके बाद मैं बीएससी का टॉपर बन गया। लेकिन वहां पर मुझे बात समझ में आ गई। फिर मैंने बीएड किया और एमएड किया। एमएड करते समय बहुत सारी जो अध्ययन सामग्री थी, जैसे कि टीचर एजुकेशन, मेरा एक पेपर था, टीचर एजुकेशन और एक स्पेशल एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में जो लोग एमएड किए हों, ईमानदारी से बताएं कि हिंदी माध्यम में क्या कोई एक भी स्तरीय किताब है? टीचर एजुकेशन में एक भी स्तरीय किताब है? मैं पूरा गोरखपुर खंगालता रहता था, मोहद्दीपुर, बख्शीपुर के एक एक दुकानों में, डिस्काउंट बुक सेंटर में बैठ करके पूरे दिन में ढूंढता रहता था कि एक किताब ढंग की मिल जाए जो कि स्पेशल एजुकेशन या टीचर एजुकेशन पर अच्छी मिल जाए। सब बिल्कुल भी ऐसे ही बस अधकचरा ट्रांसलेशन, कहीं इधर से चुराया हुआ, कहीं उधर से चुराया हुआ। वहां जाकर के पूरी तरह फील हो गया कि बेटा सरवाइव करना है तो अब बुढ़ापे में भी अंग्रेजी सीख लो, अदरवाइज वापस चले जाओ। तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैं जो लोग एमएड के नहीं हैं वो
वो लोग बहुत ज़्यादा वो ना करें, चूंकि मैंने जो पढ़ा है मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो लोग एमएड किए हैं उसमें एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर होता है। सबसे अच्छी किताब है उसकी जॉन डब्ल्यू बेस्ट की, लेकिन वो अंग्रेजी में है, उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है। भटनागर वगैरह की बुक है जो हिंदी में आती है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट आपको पढ़ना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो एमएड में जाकर के मुझे जो है जन्नत की हकीकत काफी कुछ समझ में आने लगी, और समय की आहट को पहचान करके मुझे लगा कि बेटा अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपने अपने औकात से ज्यादा का सपना देखा है तो इस कठोर सच्चाई को समझिए। अब आप हिंदी से थोड़ा बहुत अंग्रेजी की तरफ बढ़िए, और उसके बाद मैंने धीरे 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 अंग्रेजी की तरफ वो किया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो झटका आपको लगता है, अगर आप मान लीजिए कि पूरी तरह से प्योर हिंदी है, हम वतन है, गाने वाले हैं, हिंदी भाषा के प्रति आपका प्रेम बहुत ज्यादा है, तो अगर आपने वहां पर जाकर के कहीं वहीं स्थानीय आप अध्यापक बन गए, आप वहां बीएड किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगे, आप प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हो गए, अगर आप कहीं दरोगा एसआई वगैरह की भर्ती हो गई, तो भी आपको ये अंग्रेजी का दर्द नहीं समझ में आएगा। लेकिन उसके बाद जब आप उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे और आपके सपने अगर उससे बड़े हैं, तो आपको सेम तकलीफ से, उस सेम दर्द से गुजरना पड़ेगा जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और मेरे बहुत सारे वरिष्ठ इसी विश्वविद्यालय के इस पेज पर डीडीयू वर्ल्ड वाइड से और लोग भी जुड़े होंगे जो इससे सहमत होंगे। उसके बाद आपको अंग्रेजी कंपलसरी ही है। वहां पर एक फिक्स पाइपलाइन बनाई गई है, और आप चाहे जिस शेप एंड साइज से आए हो, उस पाइपलाइन को पार करने के लिए आपको उसी पाइप का शेप एंड साइज का आपको होना पड़ेगा। तो वहां जाकर के हमें समझ में आया कि जो हाई स्कूल में वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारत दुर्दशा में कहते हैं ना कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। भारत दुर्दशा में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। तो मैं ठीक उल्टा उसका उल्टा बोलता हूं। अब जो सच्चाई है उसको आप व्यंग समझें चाहे जो समझें, तो मैं तो ये कहता हूं कि अंग्रेजी भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल वर्तमान भारत में, और बिना अंग्रेजी ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। क्योंकि मेरे ही का शूल तो अंग्रेजी जानने के बाद ही मिटा है। चाहे आप जैसे भी आप जिस बैकग्राउंड से जहां से आते हो, आपने अंग्रेजी का कोई चिड़िया नहीं देखी हो, लेकिन अगर आपको ही का शूल मिटाना है तो आपको अंग्रेजी ही सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी इस देश में ना सिर्फ उच्च सफलता का माध्यम है, वरन अंग्रेजी अभी भी प्रतिष्ठा का भी विषय है। आप हिंदी में कितना भी अच्छा बोलते हो, अंग्रेजी में अगर कोई कुछ भी बोल दे, देखिए अंग्रेजी वाले की तरफ अचानक से लोगों का ध्यान जाएगा। तो सवाल यह है कि जब अगर आप या तो अपने सपनों से समझौता कर लें, आप ये कहें कि चलो भाई जहां तक हिंदी के बिना काम, अंग्रेजी के बिना काम चल जाता है, मैं वहां तक ही रुकूंगा, वहीं रुक जाऊंगा, चलिए ठीक है, तो आप अपने सपनों से समझौता कर लें। लेकिन अगर उसके आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आप बिना अंग्रेजी के नहीं जा सकते। और मैं यहां पर एक छोटी सी चीज मुझे अचानक से स्ट्राइक की माइंड में, भारत में जो मिथ है अंग्रेजी को लेकर के, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि वो गुलामी के चलते पैदा हुई है मिथ हमारे दिमाग में। जैसे अगर आप दुनिया के टॉप 10 विकसित और हैप्पी कंट्रीज की मेरिट बना लें, अगर जीडीपी ही देख लें, अगर टॉप 10 अगर आप जीडीपी देख लें, तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन दुनिया के 10 विकसित, सबसे ज्यादा विकसित देशों की सूची उठा लीजिए और दुनिया के सबसे पिछड़े देशों की सूची उठा लीजिए। मैं अंग्रेजी प्रभुत्व का एक मिथ बताने जा रहा हूं आपसे। आप दुनिया के 10 सबसे विकसित देश उठाइए और दुनिया के सबसे पिछड़े 10 देश उठा लीजिए। जो टॉप 10 आपको सबसे ज्यादा विकसित देश मिलेंगे, उसमें 2 ही 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो अंग्रेजी वाले हैं। जैसे कि अगर मुझे जो ध्यान आ रहा है, अगर आप दुनिया के टॉप 10 अंग्रेजी स्पीकिंग देशों को देख लीजिए, तो उसमें जो है यूएस है, दुनिया के टॉप 10 जहां अंग्रेजी बोली जाती है, जनसंख्या के हिसाब से, नॉट परसेंटेज। तो सबसे पहले उसमें यूएस है, उसके बाद से इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाद फिलीपींस है, फिलीपींस के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद आपका पड़ोसी बांग्लादेश आता है, फिर कनाडा आता है, उसके बाद अफ्रीका
मिस्र है, शायद मिस्र है। इन सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले जनसंख्या वाले लोगों में से देखिए कितने विकसित देश हैं। 3 विकसित देश हैं, 7 पिछड़े देश हैं। अगर अंग्रेजी विकास की भाषा है तो 7 पिछड़े लोग क्यों, 7 लोग पिछड़े क्यों? इनको तो टॉप 10 में होना चाहिए था, विकास के रैंकिंग में भी टॉप 10 में होना चाहिए था। टॉप 10 में नहीं है। सारे लैटिन अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में आपके अंग्रेजी का प्रभुत्व नहीं है। अरे आपके पड़ोसी देश को देखिए, चाइना को देख लीजिए, चाइना में मैंडरीन बोला जाता है। चाइना ने अपनी भाषा को अपनाया है और चाइना और भारत के जीडीपी में 5 गुने का अंतर है। अगर अंग्रेजी ही इतनी अनिवार्य शर्त थी तो चाइना को तो हमसे बहुत पीछे होना चाहिए था। अगर अंग्रेजी ही विकास की शर्त है तो इजराइल को हमसे बहुत पीछे होना चाहिए था। हमारे देश के एक छोटे से एक बड़े शहर को उठा लिया जाए, उतनी बड़ी कंट्री है इजराइल, और इजराइल ने अपनी मरी हुई भाषा को जिंदा किया। जब इजराइल बना तो इजराइल के बहुत इजी ऑप्शन था कि या तो जर्मन लैंग्वेज अपना लेते या फिर वो इंग्लिश अपना लेते। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने हिब्रू भाषा को जीवित किया और हिब्रू भाषा को लेकर के वो आगे बढ़े। आज अगर आपको इजरायली टेक्नोलॉजी जाननी है, अगर आपको इजरायली एग्रीकल्चर की जो पूरी दुनिया में जो गूंज है, अगर आपको समझना है तो आपको हिब्रू भाषा में पढ़ना पड़ेगा। उसने अपनी भाषा को लेकर के आगे बढ़ाया। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? भारत को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट नहीं, अनहैप्पीएस्ट कंट्री में गिना जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं? उसमें एक कारण यह भी है अंग्रेजी। दरअसल भाषा के साथ क्या दिक्कत है, लैंग्वेज को केवल आप लैंग्वेज तक मत समझिए। कोई जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज हमारी, लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा नहीं है, बोलने का माध्यम नहीं है। लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है, लैंग्वेज हमारी पहचान है। और आपसे अगर आपकी लैंग्वेज छीन ली गई तो आपसे आपकी पहचान छीनी जा रही है, आप अपनी पहचान को गंवा रहे हैं। जब विदेशी भारत आए, मैक्स मुलर जैसे लोग जिन्होंने भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में और अपने लैंग्वेज में अनुवाद किया, उनको बड़ी दिक्कत आती थी। जैसे कि मैक्स मुलर की एक दिक्कत आती थी कि भारत में एक धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, धर्म कहा जाता है। धर्म को उन्होंने रिलीजन लिखा, सेक्ट लिखा, तमाम चीजें लिखी। लेकिन उसके बावजूद मैक्स मुलर ने बाद में यह कहा कि धर्म का कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ही नहीं, धर्म का कोई जर्मन ट्रांसलेशन ही नहीं है जो एग्जैक्टली धर्म की फीलिंग को व्यक्त कर सके। क्या आपको लगता है कि धर्म का अंग्रेजी ट्रांसलेशन रिलीजन है? नहीं है। रिलीजन बहुत संकीर्ण धारणा है। हमारे यहां धर्म तो उसको जो है धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशम धर्म लक्षणम, 10 धर्म के 10 लक्षण बनाए गए, वह धर्म है। तो उनको बड़ी दिक्कत आती थी। फिर बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया कि धर्म का कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ही नहीं, तो धर्म को उन्होंने धर्म ही कहा, धर्म को उन्होंने धर्मा कहा, क्योंकि उनको नहीं मिला कोई शब्द। मिलेगा भी कैसे? सवाल यह है कि लैंग्वेज केवल लैंग्वेज थोड़ी होती है। लैंग्वेज हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। और अगर हम किसी भी गुलामी के असर से, चाहे किसी भी प्रभाव में, अगर आपने अपने लैंग्वेज को छोड़ दिया तो आप अपने पहचान को मिटा देंगे। और पहचान मिटने के बाद क्या स्थिति होती है, वो दुनिया के 10 सबसे पिछड़े देशों की लिस्ट उठा के देख लीजिए। सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी भाषा छोड़ी है और उन्होंने दूसरी भाषाओं को अपने इंपोर्ट किया, उसको लेकर आगे बढ़े। यूपीएससी की तैयारी जब करने आप जाते हैं तो चाहे मैं यूपीएससी का उदाहरण दूंगा, आप लोग भी अपने जो भुक्तभोगी होंगे अपना अनुभव आप बता सकते हैं। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, आपको वहां जाने के बाद से स्टडी मटेरियल के लेवल से आपका संघर्ष शुरू हो जाता है। अंग्रेजी माध्यम के लिए स्तरीय सामग्री की बहुतायत वहां भरी पड़ी है। अंग्रेजी माध्यम में आप कुछ भी उठाएंगे वो ठीक ठाक मिल जाएगा। हिंदी माध्यम में आपको पूरे दिमाग की एनर्जी खर्च हो जाएगी आपको बढ़िया और स्तरीय सामग्री ढूंढने में। अंग्रेजी माध्यम में पुस्तकें ऐसे ही अवेलेबल हैं, अच्छी अवेलेबल हैं और सारी मानक पुस्तकें हैं। अंग्रेजी में आपका, हिंदी माध्यम में आपको 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है अगर आपकी किस्मत खराब है आपको स्तरीय सामग्री ढूंढने। सारी चीजें आप छोड़िए, मैं आपको अखबारों की बात कर रहा हूं।
ये किसी ने पूछा आपके प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम क्या था। अरे भैया, इतना कहने के बाद इतना कहने के बाद मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। विशुद्ध हिंदी माध्यम का हूं मैं, प्योरली हिंदी माध्यम का हूं, तभी तो ये दर्द निकल के बाहर आ रहा है। तो आप अखबारों का एक उदाहरण ले लीजिए। मैं क्षमा मांगना चाहता हूं एडवांस में ही, अगर इसमें कोई लोग हिंदी मीडिया से जुड़े हैं, स्पेशली प्रिंट मीडिया से अगर कोई जुड़े होंगे तो मैं उनसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूं। लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो मैंने पाया है और जो चीजें मैंने झेली हैं। आप अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कौन सा एक, अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं, लखनऊ कोई छोटा शहर नहीं है, पिछड़ा शहर नहीं है, अच्छा शहर। गोरखपुर भी कोई बहुत बैकवर्ड नहीं है, गोरखपुर भी महानगर है। गोरखपुर में रहने वाले लोग मुझे बताएं कि अगर उनको आईएएस और पीसीएस की तैयारी करनी है तो कौन सा हिंदी अखबार वो पढ़ सकते हैं जो उस लायक हो। किसी एक अखबार का आप नाम बता दीजिए। कोई है हिंदी अखबार? मेरे से गोरखपुर में तैयारी करने वाला बच्चा जब मेरे से संपर्क करता है और मेरे से पूछता है कि मुझे कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए, तो बाकी मैं किताबें तो सारी बता देता हूं, लेकिन जब मुझे अखबारों को बताने की नौबत आती है तो मैं बता ही नहीं पाता हूं कि मैं कौन सा इसको हिंदी अखबार बताऊं। कारण क्या है कि कोई भी एक भी हिंदी अखबार ऐसा नहीं है जो कि मैं पढ़ने को आपको सजेस्ट करूं। एक ढंग का अखबार नहीं है। और ये अस्तर, ये डिफरेंस जो है हिंदी और अंग्रेजी का, गोरखपुर देवरिया से स्टार्ट होकर के दिल्ली तक जाता है। आप किसी एक दिन का दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, कोई भी उठा लीजिए, आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, किसी ने लिखा है कि इनमें 70% ऐड रहता है। ऐड को भूल जाइए, अंग्रेजी वाले अखबारों में भी ऐड हो सकता है, ऐड को भूल जाइए, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। आप हिंदी अखबारों को उठा लीजिए किसी दिन का, फ्रंट पेज पर क्या होता है? गगहा में दो पक्षों में मारपीट, बुजुर्ग का सर फोड़ा, घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या। यह सब अखबारों की हमारी सनसनी होती है, यह हमारी प्रमुख खबरें होती हैं। अब आप बताइए कि ये जो घर में घुस के हत्या और वो सारी चीजें हैं, इसमें इस समाचार है, नो डाउट। हमारे चाय की दुकानों पर यही बांचा जाता है, एक आदमी बैठ कर पढ़ता है और चार आदमी कहते हैं बताओ यार, घर में घुस के लोग मार देता। तो वो सही बात है कि वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं तो आप कौन सा हिंदी अखबार पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बेहतर है ना पढ़िए। मैं इतना ईमानदारी से कह रहा हूं। ना तो उसके समाचार ढंग के होते हैं, ना तो उसका संपादकीय ढंग का होता है। संपादकीय आप उसके उठा लीजिए, आप हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार के संपादकीय उठा लीजिए। संपादकीय में भी वो कुछ राजनीतिक और कुछ बड़ा ही अजीब तरह का, मतलब एक ऐसे स्तर का रहेगा जो कि एक पढ़े लिखे और एक गंभीर प्रतियोगी के लिए वो सारी चीजें यूजलेस हो जाती हैं। अभी सुशांत और रिया चक्रवर्ती का कोई केस चल रहा है, हिंदी अखबारों में मतलब उसको छापने की होड़ मच जाएगी। उनके व्हाट्सएप चैट के बारे में रोज निकलेगा, नाली में गिरा कुत्ता लोगों ने निकाला। मेरे कहने का मतलब है, और मैं ऑलरेडी क्षमा मांग चुका हूं, कोई ऑफेंड ना हो। जो सच्चाई है और जो दर्द है उसको समझना पड़ेगा, ईमानदार होकर हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। वहीं आप कोई अंग्रेजी अखबार उठा लीजिए। आप मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी अखबार बड़े धूले बड़े पाक साफ हैं। द हिंदू उठा लीजिए, उसका अपना अलग एजेंडा रहता है, लेफ्टिस्ट एजेंडा रहता है। आप इंडियन एक्सप्रेस उठाइए, उसका कुछ अलग रहता है। ट्रिब्यून का उठाइए, उसका कुछ अलग ही रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंटेंट और न्यूज के एनालिसिस की बात करें तो जमीन आसमान नहीं, आसमान पाताल का फर्क हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप आईएएस की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले चुनौती तो आपको वहीं अंग्रेजी की शुरू हो जाती है कि अगर आप हिंदी अखबार पढ़ेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको अंग्रेजी ही अखबार पढ़ना है। मेरे जैसा आदमी जिसको कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, मैं जब सिविल सेवा की तैयारी करने गया तो सबसे बड़ा जो ब्रेन पे मेरे प्रेशर पड़ा वो तो इसी मजबूरी से पड़ा कि मुझे अब अंग्रेजी अखबार ही पढ़ना है। मैंने अंग्रेजी अखबार पढ़ा। देखिए, कुछ हद इन्होंने लिखा है राष्ट्रीय सहारा कुछ हद तक ठीक रहता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन है, किसी अखबार का नाम ना लें। ये बात, मुद्दा अखबार का नहीं है, हम किसी अखबार का नाम लें या किसी की बुराई करें, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कुछ हद तक ठीक रहता है।
अब बताइए आप संतोष जी कि किसी एग्जाम में जहां पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जहां प्रतियोगिता हो रही है, वहां कुछ हद तक ठीक अखबार को पढ़ करके आप क्या परफॉर्म कर पाएंगे? वहां कुछ हद तक ठीक नहीं रहता है, वहां पर बेस्ट परफॉर्म करना रहता है आपको। तो सवाल यह है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गिरीश चंद जी ने कहा है कि संपादक कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐसा नहीं है, अंग्रेजी वाले भी जुड़े रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसके बावजूद भी कंटेंट बहुत अच्छा हो जाता है आपका। तो वहीं से आपकी जो है जंग शुरू हो जाती है। सामग्री आप ढूंढिए, सामग्री में से आप अच्छी सामग्री को छांटिए जो कि अंग्रेजी माध्यम में आसानी से उपलब्ध है। हिंदी माध्यम में आपको उसके लिए बहुत जो है पापड़ बेलना पड़ता है। तो आपको अंग्रेजी कितना कंपलसरी, आपको वहीं से फीलिंग शुरू हो जाती है। तो अब आप बताइए कि अगर आप बड़ी सेवाओं में जाना चाहते हैं, अध्ययन सामग्री से ही आपकी जंग शुरू हो गई, और बची खुची जो कसर है, आप कोई कोचिंग संस्था हिंदी माध्यम की आप ज्वाइन करते हैं। हिंदी माध्यम की बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं दिल्ली में। मतलब बिल्डिंगों के ऊपर जो आपके बोर्ड दिखेंगे, बिल्डिंग दिखती ही नहीं है, बोर्ड ही दिखता है। और सारे लोग जो हिंदी माध्यम में, भारत की सर्वोच्च कोचिंग है, सारे लोग कोचिंग है। और हिंदी माध्यम में भारत की सर्वोच्च कोचिंगें, 1000 कोचिंगें मिल करके हिंदी माध्यम के 20 रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं फिर मैं एडवांस में ही क्षमा मांगू, मैं किसी कोचिंग पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जहां एक भाषा के ही और एक अस्तित्व पे खतरा आ जाए, वहां पर हमें ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो हिंदी माध्यम की कोचिंग, विशुद्ध हिंदी माध्यम की कोचिंग आईएएस और पीसीएस के लिए अगर कोई चला रहा है तो इस नाम में ही छलावा है। आप विशुद्ध, ये नोट कर लीजिए कि विशुद्ध हिंदी माध्यम में रह करके आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर ही नहीं सकते। अभी जो माहौल हो गया है, अभी 2-4 साल पहले जो था वो उसको छोड़ भूल जाइए। आज के डेट में माहौल ये है कि अगर कोई ये बोर्ड टांग के कोचिंग खोलता है, उसके पोस्टर पे लिखा है कि हिंदी माध्यम की हिंदी संस्थान है। हिंदी माध्यम का संस्थान आप लिख ही नहीं सकते, अपने आप में विरोधाभासी। अगर आप प्योरली हिंदी माध्यम का संस्थान खोले हैं तो आपके यहां से एक रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। सिविल सेवाओं में प्योरली हिंदी माध्यम कुछ होता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। वो केवल लिख दिया गया है कि हिंदी माध्यम के लोग परीक्षा दे सकते हैं। वैसे ही लिखा गया है जैसे आर्टिकल 351 में संघ का कर्तव्य बनाया गया है कि भारत के राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करे और समावेशी संस्कृति को विकास करने में करे। अब जितना उसका पालन होता है उतना ही पालन यूपीएससी भी करती है और यूपीपीएससी भी करती है। आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, प्रश्न पत्र जो सिविल सेवा का होता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा को, उसके पीछे जो निर्देश लिखे होते हैं, निर्देशों पर चले जाइए। उसमें एक वार्निंग आपको साफ साफ दी गई होती है, यह प्रश्न पत्र मूलतः अंग्रेजी में बनाया गया है, मूलतः अंग्रेजी में बनाया गया है और इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और अगर हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कोई भी डिफरेंस आता है, कोई भी मतभेद पैदा होता है, कोई अर्थ में कोई दिक्कत होती है, तो आप अंग्रेजी माध्यम को, अंग्रेजी उसको ही सही माना जाएगा। आप में से कितने लोग इस बात को पढ़े हुए हैं? प्रश्न पत्रों पे जो आईएएस पीसीएस का जो पेपर होता है, उसके क्वेश्चन पेपर के ठीक पीछे जाइएगा तो निर्देश में लिखा रहता है कि प्रश्न पत्र मूलतः अंग्रेजी में बनाया गया है, हिंदी में ट्रांसलेशन है, और हिंदी और अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन में कोई अगर एकरूपता नहीं आती है तो इंग्लिश वाला माना जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने जब यूपीएससी का आखिरी प्रयास दिया तो उसमें हिंदी में एक रीजनिंग का, मानसिक योग्यता का एक क्वेश्चन था। उसमें कुछ नंबर्स दिए गए थे और लिखा था कि इसको आरोही क्रम में सजाइए। हिंदी में लिखा था आरोही क्रम में सजाइए, लेकिन तब तक मैं सावधान हो गया था, मैं हिंदी में भी पढ़ता था, क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी पढ़ता था। अचानक से मेरी नजर उसके जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी वाले पे पड़ गई। मैं अंग्रेजी में पढ़ा कि इसको चेक करने के लिए, आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं एसेंडेंट बोलते हैं आरोही को, अवरोही को बोलते हैं डिसेंडेंट। अब देखिए, हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन अंकों को आरोही क्रम में सजाइए, उसका इंग्लिश में था अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडेंट्स ऑर्डर। ये एक साल के क्वेश्चन पेपर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं।
अब जो हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है मैथमेटिक्स का, उसने उस सारे नंबर्स को आरोही क्रम में लगा दिया और उसका विकल्प उसको करके घर आ गया। लेकिन अंग्रेजी में अवरोही कहा गया है, डिसेंडेंट लिखा हुआ है, माना क्या जाएगा? अंग्रेजी मानी जाएगी। तो डिसेंडेंट वाला जो किया होगा, आपके तमाम ब्राइटनेस के बावजूद भी, तमाम ब्राइट हैं, तमाम आप स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे मेहनत करके गए विद्यार्थी हैं, भाषा के चलते आपका वो सवाल गलत हो गया। और सवाल सिर्फ नहीं गलत हुआ, माइनस मार्किंग भी हुई। अब अगर उसी एक क्वेश्चन के चलते आप प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदार कौन है? तो ये मामला है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन पेपर में लेकर के बैठा था आज आप ही लोगों के लिए। मैंने अपने ही यूपीएससी के आईएएस का मैंने जो प्रीलिम्स दिया था, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। मैं अपने ही क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ के मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अब इसमें ट्रांसलेशन कैसे होता है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। मैं मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न पढ़ रहा हूं। पितृसत्तावाद से प्रसूत अंग्रेजी उपयोगितावादी दर्शन ने, जैसा कि वह भारत में पेश किया गया था, शासकों और आम जनता के बीच अपनी मानवीय हार्दिकता को त्याग दिया था। क्या कहना चाहता है? पितृसत्तावाद से प्रसूत अंग्रेजी उपयोगितावादी दर्शन ने, जैसा कि वह भारत में पेश किया गया था, शासकों और जनता के बीच अपनी मानवीय हार्दिकता को त्याग दिया था। क्या यह हिंदी ट्रांसलेशन कुछ और सरल नहीं हो सकता था? अंग्रेजी में क्या कह रहा है? स्प्रंग फ्रॉम द पैटर्नलिज्म द इंग्लिश यूटिलिटेरियन फिलॉसफी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया रिजेक्टेड इट्स ह्यूमन वार्मथ बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड। कितना आसान है समझना। अगर आपने थोड़ी भी बेसिक अंग्रेजी आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको जो हिंदी इसकी है, आप हिंदी वाले की तुलना पर अंग्रेजी वाला पढ़ना शुरू कर देंगे। आप एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं मैं। ये भी किसी साल का मेरा ही पेपर है, ये मेरा ही आईएएस का मुख्य परीक्षा का पेपर है। देखिए इस पे सब हिसाब किताब भी मेरा लिखा है। 2010 का पेपर है, 260 नंबर का किया मैंने ऊपर लिखा है। इसमें एक सवाल पूछा गया है, 19वीं शताब्दी में शिक्षित मध्य वर्ग ने तर्क बुद्धि के क्षेत्र को अक्सर कष्टकारी पाया, क्योंकि उसका निहितार्थ औपनिवेशिक शासन के सभ्यीकरण की ऐतिहासिक आवश्यकता थी। प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से 1858 का भारत सरकार अधिनियम की मंशा परिवर्तन से अधिक अविच्छिन्नता थी। क्या आप सहमत हैं? प्रमाणित कीजिए। हम में से सारे लोग हिंदी माध्यम के हैं, जो लोग सुन रहे होंगे ज्यादातर हिंदी माध्यम, सारे लोग लगभग हिंदी माध्यम के होंगे। क्या इस तरह की हिंदी आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूलिंग में भी आपने पढ़ी है? मैं निबंध का पेपर उठाता हूं। देखिए एसए का पेपर है, ये 2009 का। मेरे पेपर हैं आईएएस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पेपर में उठा के पढ़ रहा हूं। एक निबंध का विषय है, पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन था या कि एक रूपावली अंतरण। क्या समझे आप? हिंदी में है, हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी इसका पढ़िए। फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फिलैंथ्रोपी टू द गेट्स बफेट मॉडल, अ नेचुरल प्रोग्रेशन और अ पैराडाइम शिफ्ट। कितना आसान है। ये कौन सी हिंदी है? कहां से आती है? ये कौन सा ट्रांसलेशन है? और इस ट्रांसलेशन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप तो सवाल समझना ही आपके लिए वाटरलू की लड़ाई हो जाएगी। आप तो सवाल को ही समझते रह जाएंगे। मैं ज्यादा उदाहरण अब मैं नहीं बोलूंगा, बस आप ये समझ लीजिए कि यही ट्रांसलेशन है। अच्छा, मेरी एक काफी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में मैंने जब ये बात कही तो उन्होंने बड़ी हिकारत भरी नजर से मुझे देखा और कहा कि यार तुम लोग आईएएस बनना चाहते हो और तुम जो है अंग्रेजी अनुवाद नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। ये सेंटेंस, कितना इसमें दम्भ है इस सेंटेंस में कि तुम लोग आईएएस बनने आए हो। हाँ बिल्कुल, इसमें कई लोगों ने लिखा है कि इसमें इंग्लिश ही आसान लग रही है। सच्चाई है, इंग्लिश ही आसान है,
लेकिन सवाल यह है कि छठी क्लास से एबीसीडी वर्णमाला जानने वाला जो लड़का एबीसीडी पढ़ता है, वो आईएएस की परीक्षा जब देने जाता है और वहां भी अगर इस तरह से वो चला गया, तो क्या सिर्फ भाषा के आधार पर आप उसके साथ उसको बेइज्जत नहीं कर रहे हैं उस एग्जाम में? तो मैं अपनी बात पे वापस आता हूं कि मेरा एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसको कहा था कि तुम लोग जो है आईएएस के पेपर में अंग्रेजी अनुवाद नहीं पढ़ सकते हो, तो क्या आईएएस बनने आते हो? कितना दम है इस बात में। मतलब पहली चीज तो यह है कि आप गलती खुद स्वीकार कर रहे हैं। आप पहले तो मान रहे हैं कि हाँ गलती होती है, पहले तो आपने एक्सेप्ट किया। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में जहां गांव का बच्चा जिसके माता पिता खेत रेहन रख करके कर्जा लेकर के उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वहां पर जाकर के वो ट्रांसलेशन अगर वो नहीं जानता है तो वो उसकी गलती है या आपके देश के सिस्टम की गलती है? और दूसरी चीज ये है कि आप हमारी क्षमता पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है भारत की सबसे बड़ी परीक्षा का, वो अगर एक क्वेश्चन का ठीक से हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकता है तो वहां उसको बिठाया किसने? आप कह रहे हैं कि एक अंग्रेजी का अनुवाद नहीं पढ़ सकते तो आईएएस क्या बनोगे? मैं आपसे पूछता हूं कि तुम एक क्वेश्चन पेपर का, एक अंग्रेजी क्वेश्चन का तुम हिंदी में सरल अनुवाद नहीं कर सकते तो तुम पेपर सेटर बनाया किसने? तो लेकिन आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर हम अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे तो हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह है। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी में जा करके जो मैंने हिंदी देखी उसके बाद अगर मैं अगर हिंदी में पेपर अगर मैं भी बना दूं और उन्हीं लोगों को बना दूं जिन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन किया था, तो उनके ऊपर से बात निकल जाएगी। भाई हमारे घर में जो बल्ब जल रहा है उसको हम लोग हिंदी में भी बल्ब ही कहते हैं। अब इसको विद्युत प्रकाशक कंच गोलक थोड़ी बोलते हैं। अगर हम लिख दें उनके लिए कि विद्युत प्रकाशक कंच गोलक में तंतु किस धातु का बना रहता है, वो क्या समझेंगे क्या पूछ रहा है? अनुवाद तो ये भी है। अगर हम कहीं जो है पूछें कि जो है मलेरिया जो है किस गुंजाहारी मानव रक्त पिपासु जीव से होता है, भाई मच्छर को तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुंजाहारी मानव रक्त पिपासु। आप समझ पाएंगे इस बात को? इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी टाई आपने कहां से खरीदी है, टाई आपके इस कलर की है, किस कलर की है। अगर मैं किसी अंग्रेजी वाले से पूछ दूं कि आपकी कंठ लंगोटी कितने की है, टाई का विशुद्ध हिंदी अनुवाद तो कंठ लंगोटी है, तो कंठ लंगोटी वो समझ पाएगा? वो अनुवाद में तो कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। अगर मैं ये पूछ दूं कि आपके जो है पूछे, जैसे आपके शर्ट में कितने बटन हैं, अगर पूछना है, मैं उनसे कह दूं कि आपके बटन में अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक कितने हैं? अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक बटन। ट्रांसलेशन तो बहुत बढ़िया है, क्या उसका जवाब दे पाएंगे? तो इस तरह के मजाक जो होते हैं, मैं इन मजाकों को आपसे बताना चाहता हूं। सवाल यह है कि अच्छा, बहुत सारे अंग्रेजी वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजी मीडियम वाले लड़कों की तार्किक दृष्टि ज्यादा होती है, अंग्रेजी मीडियम वाले जो है बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखते हैं। मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल सा है। मैं तो दिल्ली में रहा हूं, मैंने तैयारी किया है। जितना जज्बा और जितना संघर्ष करने की क्षमता एक हिंदी माध्यम और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे में होती है, उतना वहां नहीं होती है जो बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, चाहे उससे आते हैं। और इस तरह की बातें कह के आप सच्चे भारत को, सच्चा भारत गांव में रहता है, सच्चा भारत क्षेत्रीय भाषाएं बोलता है, आप उस पूरे क्षेत्रीय भाषाओं का आप डिमोरलाइज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है। अच्छा, एक मेरा सवाल, सबसे बड़ा एक प्राइम सवाल मैंने उनसे यह भी पूछा, जिसके बाद वो जवाब नहीं दे पाए इस चीज का। आप कहते हैं कि आपको हिंदी वाला नहीं समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी पढ़ लिया कीजिए। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जिन्होंने लिखी है उनको पता होगा कि उस परीक्षा में मिनट नहीं सेकंड का भी महत्व होता है, एक एक सेकंड का महत्व होता है। जिस परीक्षा में एक एक मिनट और एक एक सेकंड का महत्व है, वहां अगर किसी बच्चे को आप अनुवाद पढ़ने को कह रहे हैं कि नहीं अंग्रेजी भी पढ़ो हिंदी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो और अंग्रेजी भी पढ़ो,
तो आप उसको क्या पहले ही आप उसके उसके कुछ विशेष उसको थोड़ा पीछे नहीं कर रहे हैं? अंग्रेजी वाला तो एक ही बार में पढ़ेगा, पढ़ के आंसर लिखेगा। हिंदी वाला तो पहले हिंदी पढ़ेगा फिर अंग्रेजी पढ़ेगा। तो उसके जो हर सवालों पे 10-10 सेकंड कम होते जा रहे हैं, फाइनली पूरे 3 घंटे के एग्जाम में उसका कितना कम हो जाएगा? क्या ये आपने कभी नहीं सोचा पेपर सेट करते हुए? ये तो आप कह रहे हैं कि नहीं अंग्रेजी, मैंने जितनी परीक्षाएं दी हैं मैं हिंदी पढ़ता था, अंग्रेजी भी पढ़ता था, लेकिन उसमें कितना समय मेरा जाता तो मैं जानता हूं, चाहे जितने भी हिंदी भाषी लोग इस तरह से एग्जाम निकालते हैं। तो सवाल यह है कि ये मजाक बंद होना चाहिए। हिंदी माध्यम में आपने कोई कॉपी लिखी है, जरूरी नहीं है कि हिंदी माध्यम वाला ही चेक करे, उसको अंग्रेजी मीडियम वाला चेक करेगा। और हिंदी माध्यम की कॉपी अगर अंग्रेजी वाला चेक करेगा तो आपने चाहे जितना भी बढ़िया लिखा हो, क्या होगा आपको अच्छे से पता होगा। मेंस में भी वही हाल होता है। और इंटरव्यू की एक मजेदार बात बताऊं, आज 1 घंटा मेरा पूरा हो गया है, अभी मैं आधी ही बात कर पाया हूं। मैं एक बस और एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं अपने इंटरव्यू की बात बता रहा हूं। यूपीएससी कहती है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में परीक्षा दे सकते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या इंटरव्यू हो। मैं हिंदी माध्यम से इंटरव्यू देने जाता हूं। आपको एक सच्चाई पता है, आप हिंदी माध्यम से परीक्षा देने जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो बोर्ड वो हिंदी माध्यम वाला ही हो। वहां पर ऐसा हो सकता है कि 4 लोग बैठे हों और चारों को हिंदी ना आती। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरा जो पहला इंटरव्यू पड़ा था, उस जिस इंटरव्यू में मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी, उसमें मेरा पूरा का पूरा बोर्ड साउथ इंडियन था और उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं आधारभूत बोल रहा था तो उनको आधाभूत समझ में आ रहा था। मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरा नाम संस्कृत वाला था, नहीं वो उसका प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे थे। वो अंग्रेजी में मेरे से क्या सवाल पूछ रहे हैं मैं वो नहीं समझ पा रहा था। मैं हिंदी में क्या जवाब दे रहा हूं उनको भी नहीं समझ में आ रहा था। इवन कि ऐसा बहुत कम होता है इंटरव्यू में कि जो बोर्ड का चेयरमैन है वो अपना मोबाइल लेकर के उठ करके चला जाए। आपसे सवाल पूछा, आपसे उसने अंग्रेजी में कोई सवाल पूछा, आपने जवाब देना शुरू किया, बोर्ड का चेयरमैन समझ गया कि ये मेरे सवाल को समझ पाएगा नहीं, हिंदी वाला लड़का है, और सवाल पूछ करके अपना फोन उठाया और वो बाथरूम में चला गया। आप जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आपके मोरल पे क्या असर पड़ेगा? पहले इंटरव्यू में मैं पहली बार में भी सिलेक्ट हो सकता था। मैं पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो सकता था, लेकिन केवल अंग्रेजी के चलते मैं पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया और मुझे खराब नंबर मिले केवल भाषा के आधार पे। केवल भाषा के आधार पे। यार भाषा तो कम्युनिकेशन का जरिया होना चाहिए था। भाषा तो मैं जब अंग्रेजी सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी भी भाषा है, जर्मन भी भाषा है, ग्रीक लैटिन भी भाषा है, जिस भाषा पे इसराइलियों को प्राउड है, हिब्रू भी एक भाषा है। फिर ये अंग्रेजी शासन की भाषा कैसे हो गई? अंग्रेजी अपने ही देश के 99% लोगों को बुरा फील कराने वाली भाषा कहां से हो गई? एक भाषा अपने ही देश के बहुसंख्यक आबादी को मार्जिनल सोसाइटी बनाने में क्यों की भाषा क्यों हो गई? ये कहां से हुआ, क्यों हुआ, इसकी क्यों जरूरत है? आप 2020 में जी रहे हैं, 1946 में नहीं जी रहे हैं, 1920 में नहीं जी रहे हैं, 1857 में नहीं जी रहे हैं। ये जरूरत क्यों हो गई? ये बहुत कष्ट की बात है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन सवाल यह है कि केवल दुख तक हम लोग माटी के लोग हैं गांव के लोग हैं, भोजपुरी मीडियम वाले लोग हैं। हम लोग केवल दुख तक छोड़ते नहीं हैं, हम लोग दुख का समाधान निकालते हैं, चाहे उसका समाधान जैसे निकले, चाहे अपना सर काट करके ही चढ़ाना पड़े, जैसे रावण जो है शंकर भगवान को चढ़ाता था, तो हम उसका समाधान निकालते हैं। और वो समाधान निकाला है तभी मैं आपसे आज यहां बात कर रहा हूं। मैं उस सिविल सेवा में पहुंचा हुआ हूं। लेकिन सवाल यह है कि मेरे जैसे कितने लोग वहां पहुंच पा रहे हैं इस व्यवस्था के चलते? आप बुद्ध दर्शन कहते हैं। बौद्ध दर्शन में कहा जाता है पहला बौद्ध दर्शन का पहला सत्य है, चार आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने कहे थे। महात्मा बुद्ध से बड़ा दार्शनिक इस देश में नहीं पैदा हुआ। मैं पर्सनली, व्यक्तिगत, आप किसी और को मान सकते हैं, मैं महात्मा बुद्ध और महर्षि अरविंद, ये दो मेरे बहुत आइडियल हैं फिलॉसफी के माध्यम में। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे थे। पहला सत्य उनका यह था कि संसार में दुख ही दुख है, लेकिन दूसरा यह कहा था कि दुख का समाधान है। दुख तो है लेकिन दुख का समाधान भी है। तो अगर मैं बुद्ध का भक्त हूं तो मैं भी यही कह रहा हूं कि दुख तो है, ये तो मैं दुख की बात कर रहा हूं, लेकिन इसका समाधान भी है।
हम समाधान की भी तरफ जाएंगे और उस समाधान को समझ करके, उस समाधान को अप्लाई करके ही मेरे जैसे जो 26 लड़के भी जो 1200 के रिजल्ट में, आईएएस के 1200 रिजल्ट में जो 26 लोग भी पहुंचते हैं, वो उसी समाधान को ही समझ करके पहुंचते हैं। तो उसका समाधान है, और जो समाधान मैं बताऊंगा आपको, जो समाधान मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो शेयर करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं और मैं उसको अप्लाई करके आगे बढ़ सकता हूं, तो मुझे सुनने वाले और उस क्षेत्र का एक एक बच्चा कर सकता है। तो ये उन कष्टों की बात हुई, और अब उसके समाधान की बात है। मुझे लगता है कि बात 1.25 घंटे से ज्यादा हो गई है और अब लोग थक जाएंगे, और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इस जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा के जो है दूसरे पहलू, इसका समाधान क्या है। एक प्योरली हिंदी भाषी और प्योरली एक भोजपुरी मीडियम में पढ़ा हुआ आदमी सिविल सेवाओं का अगर सपना देख रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ प्रतियोगी अगर सिविल सेवाओं का सपना देख रहा है, तो इस तमाम दुर्गति के बीच में रास्ता क्या है, समाधान क्या है, समाधान पे भी हम चर्चा करेंगे। मैंने आर्मी स्कूल का एक बार गलती से इंटरव्यू दे दिया था। आर्मी स्कूल का मैंने किसी तरह से अंग्रेजी में पेपर था, रिटन जो था वो मैंने निकाल लिया था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू मेरा यहीं पे लखनऊ में ही सैनिक स्कूल में था। मैं आपको बताऊं कि मेरा 15 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला। 15 मिनट में 3 मैडम लोग बैठी थी, अंग्रेजी में वो बात कर रही थी। मैं भगवान कसम कहता हूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, बस इतनी बात मुझे समझ में आई थी। उसके बाद तो मैडम लोग अलग दुनिया में वो कुछ पूछे जा रही थी, मैं कुछ अलग दुनिया में पूछे जा रहा था। उस 15 मिनट में केवल मैं अपनी नींद बचा रहा था। मुझे केवल ये डर लग रहा था कि मैं बस सो ना जाऊं, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि मैडम लोग क्या कह रही हैं। और आप में से हर व्यक्ति जो प्योरली हिंदी माध्यम का होगा वो जानता होगा कि हमें क्या पढ़ाया जाता है। गांव में जो लोग पढ़े उनको क्या पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी के नाम पे कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, छठी में होता है वर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहां तक आता है, छठी क्लास खत्म हो जाती है। 7वीं पहुंचते हैं फिर वही नाउन, प्रोनाउन, व्यक्ति वस्तुएं के नाम जिनके आगे ए एन द लगता है। हम लोग यही रटते हैं, रटते रटते यही हमारा हाई स्कूल 12th निकल जाता है। 12th के बाद अंग्रेजी खत्म हो जाती है, अंग्रेजी कंपलसरी फिर रहता ही नहीं है। हम इतना ही अंग्रेजी जानते हैं, बाकी कुछ चीजें जो है रटा दी जाती है। भाई कोई ये पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो तुमको बताना है सर माय नेम इज सो एंड सो, व्हाट इज योर फादर्स नेम, 2-4 चीजें रटाई जाती हैं। इसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द मिडिल ईस्ट, हु आर द मेन स्टेक होल्डर्स इन द सिविल वॉर विच इज गोइंग ऑन इन सीरिया, उसके बाद तो उसके बाद तो लगेगा ही नहीं कि बस सीरिया ही समझ में आएगा, सिर्फ सीरिया ही समझ में आएगा, उसके बाद और कुछ नहीं समझ में आने जा रहा है। भाई साहब ने पूछा क्या नई शिक्षा नीति से कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, मुझे संकट में मत डालिए, मैं भारत सरकार का ही एक पार्ट हूं और मैं किसी पॉलिसी पे, किसी चीज पे मैं डायरेक्ट कुछ बोलने से बचना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में होगी। मैं उन सभी लोगों से बस इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे महापुरुषों, हे महान चिंतकों, प्राथमिक शिक्षा को भी मातृभाषा में कर दो, और कृपया हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर्स को सिविल सेवाओं में भी हिंदी माध्यम की भी कॉपी चेक करने के लिए लगा दो, लगे हाथ। यहां से तो मातृभाषा में पढ़ाओगे, वहां जाने पे मातृभाषा को जो है कुत्ते की तरह दुत्कारोगे। मतलब काहे की मातृभाषा, क्या मजाक है। यहां तो आप मातृभाषा में पढ़ा देंगे, मातृभाषा में तो मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी भोजपुरी मीडियम में पढ़ा हूं, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। वहां जाने के बाद तो आपको जो है फिर वो डॉग्स एंड हिंदी मीडियम्स आर नॉट अलाउड वाला मामला है, तब क्या करोगे। तो अगर नीचे अगर मातृभाषाएं पढ़ा रहे हो तो इतना बस और दया कर दो कि वहां भी अपने माध्यम वाले बैठा लो, ताकि पकड़ी वीर भद्र का कोई अष्टानंद पाठक हिंदी वाला जाए तो उसका इंटरव्यू ई बाला गुरुस्वामी ना लें, उसका इंटरव्यू कोई गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हमारे डॉक्टर विमलेश भैया लें, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, ताकि मेरी भावनाएं समझ सके मैं क्या कहना चाहता हूं। वहां तो जाने पे पकड़ी वीर भद्र के अष्टानंद पाठक वहां जाकर के ई बाला गुरुस्वामी का सामना करते हैं, जो आधारभूत कहने पे आधारभूत समझता है।
जो हिंदी का वही नहीं समझ पाता है। मेरा मुकाबला तो वहां जाकर के पॉपुलेशन एक अंग्रेजी का शब्द है। पॉपुलेशन को हिंदी में ट्रांसलेशन जनसंख्या होती है। क्या होती है? सब लोग कहेंगे जनसंख्या होती है। यूपीएससी में ट्रांसलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन का हिंदी में अनुवाद होता है समष्टि। समष्टि लिखा होता है, फलाना देश की समष्टि कितनी है। हम सारे हिंदी भाषी लोग हैं, कितने लोग पॉपुलेशन को समष्टि कहते हैं? एक चीज होती है आंकड़ा, डेटा। डेटा लिखा होता है DATA, डेटा लिखा होता है आंकड़ा। डेटा का हिंदी ट्रांसलेशन एक बार दत्त हुआ था, DUT, दत्त। अरे डेटा को डेटा भी लिख दो महाराज, हम समझ जाएंगे। हम लोग इतने भी कमजोर नहीं है। लेकिन डेटा को अगर हिंदी में दत्त लिख दोगे, कौन कर पाएगा? कौन समझेगा आप क्या कहना चाहते हैं? अंग्रेजी में दीमक को टर्माइट कहा जाता है। टर्माइट, टर्माइट का हिंदी अनुवाद है दीमक। संघ लोक सेवा आयोग उसका अनुवाद बरूथी करती है, बरूथी। मैं तो पहली बार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा बरूथी क्या होती है, तो अंग्रेजी में मैंने देखा कि टर्माइट को बरूथी कहा जाता है। कौन बरूथी बोलता है यार दीमक को? कि कहां के लोग बोलते हैं? गूगल में आपने डाला होगा, बरूथी दिख गई, आपने बरूथी चेप दिया। फंडामेंटल एक बात होती है, फंडामेंटल कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स, आधारभूत, बेसिक फंडामेंटल कहा जाता है। फंडामेंटल का आधारभूत के बदले अधःशायी, अधःशायी। कितने लोग समझते हैं अधःशायी किसको बोलते हैं? अरे इतनी दया कम से कम करो कि फंडामेंटल को फंडामेंटल ही लिख दो, हिंदी में लिख दो फंडामेंटल, हम समझ जाएंगे। अधःशायी कौन समझ पाएगा यार? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एक शब्द है, उसका हिंदी जो है आप संकल्पना लिख सकते हैं। संकल्पना हमें समझ में आती है, भारत की संकल्पना, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। आप लिखते हैं संप्रत्ययीकरण। ये हिंदी है? आपको लगता है हिंदी है? ये हिंदी का अनुवाद है? अगर हिंदी का अनुवाद ये है तो फिर जो है विद्युत प्रकाशक कंच गोलक लिखा करो ना बल्ब को। विद्युत प्रकाशक कंच गोलक सुनने में अच्छा लग रहा है, और ज्यादा प्योर हिंदी हो गई। रेल को जो है ट्रेन को लौ पथगामिनी बोलिए। बटन को जो है अस्त व्यस्त जो है वस्त्र नियंत्रक बोलिए। तो ये मैं थोड़ा भाव में बह गया हूं, मुद्दे पर हम आएंगे। सवाल यह है कि हर चीज का एक समाधान है, हर समस्या का एक समाधान है। जितने लोग सिविल सेवाओं में चयनित होते हैं हमारे जैसे बैकग्राउंड से, गांव से उठकर गांव में पढ़ करके, उन्होंने अपने अपने तरीकों से रास्ता बनाया है। हमने भी अपने तरीके से रास्ता बनाया है। मैं आप लोगों के सामने जो भी मैं अगली जो बात करूंगा, उस बात में मैं अपने वो सारे मेथड्स को मैं बताऊंगा कि सर माई नेम इज सो एंड सो से उठ करके और अंतिम अपने साक्षात्कार में धारा प्रवाह अंग्रेजी में साक्षात्कार देने तक कैसे मैं पहुंचा, मैंने उस चीज़ों को कोप अप किया। अगर आप में से किसी को भी वो बात समझ में आ जाती है, थोड़ी सी भी अगर उसमें से आपको कोई हिंट मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य होगा। हाँ, लेकिन समस्या को समझना और ज्यादा जरूरी होता है। समस्या समझेंगे तभी समाधान समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए जो देश लड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को वहां दर्जा दिया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में, उस देश में देश की प्रशासनिक मशीनरी से हिंदी वाला गायब हो गया। आपके देश में पॉलिसी बनाने वाला ही हिंदी मीडियम का गायब हो गया। पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले में हिंदी मीडियम वाला गायब हो गया। अंग्रेजी माध्यम में आप हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए जो प्रपोजल बनाएंगे, वह हिंदी में बनाने वाला कोई नहीं बचेगा। वही प्रपोजल ही अंग्रेजी में बना के जाएगा। मजाक है ये स्थिति बदलनी चाहिए, स्थिति सुधरनी चाहिए। और हाँ, बिल्कुल आपका जो सवाल है, मैं बस समय की एक बाध्यता है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, आप सारे लोग थक गए होंगे। विषय ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि इसको जब भी आप सुने, फ्रेश मन से सुने और मैं भी फ्रेश मन से बोल सकूं। इस समस्या को सारे लोग सोचिएगा, हम सारे लोग एक ही नौका में सवार हैं। बस ये है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली जो भी हमारी बातचीत है, उस बातचीत में मैं वहां से जर्नी स्टार्ट करूंगा
कि कक्षा 6 में ABCD सीखने से लेकर के IAS बनने में प्योरली हिंदी अंग्रेजी माध्यम में तक पहुंचने में क्या तरीके हो सकते हैं, क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, कैसे अंग्रेजी को सीखा जाए, कैसे उस फंक्शनल इंग्लिश तक कैसे पहुंचा जाए, हम उसकी चर्चा करेंगे। मेरी इस पूरी बात में कोई भी शब्द या कोई भी भाव अगर आपको ऐसा लगा हो जिससे कोई व्यक्ति विशेष को अगर आप तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इस पूरे जो बहस था इसका बिंदु ही अलग है। बिंदु केवल है कि भारतीय भाषाएं, हिंदी, इनका जो है कैसे इनकी चीजें घट रही हैं, कैसे हो रही हैं। अगर सहमति बन पाई तो मैं कल शाम को, सोमवार को कल शाम को 8 बजे मैं पुनः इसके समाधान के साथ मैं पुनः आपके बीच में आऊंगा। आप सब लोग जुड़ेंगे, आप लोग अपनी राय देंगे जैसे आपने आज राय दिया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी होगी। बाकी मलपटवा पूछनी है कि मलपटवा का कहला, गुरु जी लोग कहे कि पटक के तोर मलपटवा गढ़ दे। तो कुछ लोगों ने कहा कि गर्दन को कहा जाता है, कुछ लोग कहा कि चेहरे का एक पार्ट है, तो इसका मतलब कि इसमें भी अभी समझ नहीं बनी है। तो मलपटवा का भी आप लोग अर्थ बताइएगा क्या होता है। अब मौर्या गढ़ दे, गुरु जी लोग यो कहे कि मौर्या गढ़ दे, तो मौर्या गढ़ लग मैंने का होला, तो मौर्यों को अगर बता सके तो ज्यादा सही रही। तो मैं कल इसी समय पे 8 बजे अपने कुछ जो अंग्रेजी कैसे सीखा गया, अंग्रेजी कैसे मैं उसमें उस मोड में आया, और मैं क्यों इसका अधिकारी हूं कि मैं आपसे बात कर सकता हूं। मेरी अथॉरिटी क्या है, मैं आपको बस रैंडम मैं अपनी लाइब्रेरी दिखाना चाहता हूं। प्योरली हिंदी माध्यम, प्योरली भोजपुरी माध्यम का एक विद्यार्थी है, लेकिन अगर आप उसकी लाइब्रेरी आज की डेट में देखें, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी में दिखाना चाहता हूं। आप ये मेरी लाइब्रेरी देखिए, आपको इसमें सारी अंग्रेजी किताबें मिलेंगी, आप देख सकते हैं। इसमें लगभग जो है इंग्लिश की किताबें मिलेंगी आपको, जो मैं फ्लुएंटली पढ़ सकता हूं, धारा प्रवाह पढ़ता हूं, बिना किसी विघ्न बाधा के पढ़ता हूं। मेरे सारे आर्टिकल्स, मेरी सारी चीजें, मेरी सब कुछ अंग्रेजी में आपको मिलेगा। ये मैंने अपनी मेहनत से, अपने उससे सब कुछ लगभग आपको अंग्रेजी में मिलेगा। तो मेरी अथॉरिटी यही है कि मैं आपसे बात करना, इसीलिए मैं बात कर सकता हूं क्योंकि वहां से जर्नी स्टार्ट करके और मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं, मैंने क्या क्या सीखा है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो कल आप सबका इंतजार रहेगा, और ताकि सारे लोग नए जोश खरोश के साथ आ सकें। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, इतना मेरा उत्साहवर्धन किया, आप बहुत अच्छे से आपने मुझे सुना, तो मैं इसके लिए आभारी हूँ। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।